नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं राकेश चौहान आपका अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक महा मैराथन क्लास, जिसमें हम जनरल साइंस से संबंधित फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल करेंगे। जो आज तक हमने पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे गए हैं। इससे पहले हमारी जीके की क्लास हो चुकी है, महा मैराथन की रीजनिंग की क्लास हो चुकी है, और जनरल साइंस से रिलेटेड बायोलॉजी का पोर्शन था वो भी हमारे क्लास हो चुकी है। और आज ये क्लास है जो केमिस्ट्री तथा फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली वैकेंसियों में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के उसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं वंदे मातरम के साथ। पहला क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा उसी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ, अच्छे क्वेश्चन में से काउंट होता है ये, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। और इसके जो ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, और ऑप्शन के चारों ऑप्शन के हम सरल करेंगे। चारों ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला है जे थॉमसन, और आपके सामने दूसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है पास्कल, और चौथा ऑप्शन आपके दे रखा है जॉन डाल्टन। देखो, ऑप्शन काटना सीखो। अगर आप ऑप्शन काटना सीख जाओगे तो ये आंसर आपके गलत नहीं होगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी पहला क्वेश्चन है जे थॉमसन। तो हमने पढ़ा था परमाणु में जे थॉमसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल। और इसी मॉडल को हमने कहा था तरबूज मॉडल। क्या कहा था? तरबूज मॉडल। इस मॉडल के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु में जितने धनायन होते हैं उतनी की संख्या में क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। यानी यहां से एक पॉइंट स्पष्ट हो रहा है, परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है? परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है? ये भी किसने बताया? वैद्युत रूप से उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। और उदासीन का अर्थ है धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। ये बताया था हमारे जे थॉमसन ने। अब मैं बात करूं, इन्होंने एक खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज। आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी। अभी मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। तो मैंने सबसे पहला मॉडल बताया था आपको, जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो यहां पे पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा कैसे कट रहा है? न्यूटन के बारे में हमने फिजिक्स में पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था हमारे भाई साहब न्यूटन ने। और एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया, ये आपको याद रखनी है। प्रिंसिपिया के बारे में सबसे पहले हमारे भाई साहब न्यूटन ने बताया। किसके बारे में? गुरुत्वाकर्षण के बारे में। यानी इस संसार में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है, यानी दो परमाणुओं के बीच आकर्षण बल का मान इन वैज्ञानिक ने बताया था। वो आकर्षण बल कितना था ये भी पूछा गया एग्जाम में, एनटीपीसी में पूछा गया। F बराबर G m1 m2 बट्टा r²। और यहां पे मैंने बताया था ये G है, ये कहलाता है सार्वत्रिक नियतांक। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक नियतांक। और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, आपको याद रखनी है, 6.67 × 10⁻⁻11। लेकिन मात्रक भी याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg²। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। बड़े जी का मान कहीं पे चले जाओ बदलता नहीं है।
ये ऑप्शन यहाँ पे कट गया कि न्यूटन भाई साहब ने तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया और जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। मैं बात करूं तीसरे ऑप्शन की, ये पास्कल, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल के बारे में बताया था। अब मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 4 की, 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा ऑप्शन है जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने मैं बात करूं सन 1808 की, 1808 याद रखना। और इन्होंने परमाणु के बारे में बताया तो उन्होंने बताया परमाणुवाद, एग्जाम में पूछा गया है परमाणुवाद। और इस परमाणुवाद को कहते हैं परमाणु सिद्धांत। क्या कहते हैं? परमाणु सिद्धांत। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं वाद। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए सर्वप्रथम परमाणु के बारे में तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन डाल्टन। यानी हमने एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन से 4 क्वेश्चन कर लिए हमारे, यानी यहाँ पे 5 क्वेश्चन सरल हो गए। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकल के आए हैं। पहला ऑप्शन जे थॉमसन। जे थॉमसन का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था और बताया था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः परमाणु की विद्युत उदासीनता के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और आगे देखा जाए न्यूटन ये वैज्ञानिक थे जो गति के नियम भी बताए थे उन्होंने, और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक थे। और इनकी पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है प्रिंसिपिया। और पास्कल न्यूटन से संबंधित है, ये भी एक। जॉन डाल्टन की बात करूं तो सन 1808 में उन्होंने परमाणुवाद दिया था, जिसे कहा जाता है परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। और आपको एग्जाम में पूछा जाए सर्वप्रथम, ये भी ऑप्शन में मिले, अगर सबसे पहले की बात करें तो आता है जॉन डाल्टन। लेकिन ऐसा पूछा जाए सबसे पहले थोड़ी जानकारी देने वाले परमाणु के बारे में, वो होते हैं मार्सी कणाद, एक भारतीय वैज्ञानिक थे। अब मैं बढ़ता हूं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसी तरह से आपका सपोर्ट मिल रहा है तभी हम इतना कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, आप पेपर उठा के देख लेना किसी भी एग्जाम का, ये क्वेश्चन आपको वहां नजर आ जाएंगे। यानी आपने अगर थ्योरी पढ़ी है प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखे, अगर आपके प्लेलिस्ट देख रखी होगी तो ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। दूसरा क्वेश्चन है परमाणु के मूलभूत कण है। अच्छा क्वेश्चन ये भी, परमाणु के मूलभूत कण है। परमाणु के मूलभूत कण है, यानी ऐसे कौन से कण हैं जो परमाणु के अंदर विद्यमान रहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन की, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसॉन। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑप्शन दे रखा है मेसॉन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लास्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन। और तीसरा ऑप्शन आपके पास गिवन है, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रिनो। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी नन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी आ सकता है, जैसा मैंने बताया वैसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको परमाणु के बारे में पूरी जानकारी है तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ये क्वेश्चन है परमाणु के मूलभूत कण। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परमाणु है क्या। प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना, मैं यहाँ शॉर्टली बता रहा हूँ। ये कोई परमाणु है और इस परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक, यानी ये परमाणु है, इस परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक। और यहाँ चक्कर लगाते हैं इन कक्षाओं में, कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्र लगाते हैं। और इस परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और उसी के साथ होता है न्यूट्रॉन। यानी ये टोटल, ये पूरा क्या कहलाता है? परमाणु। तो इस परमाणु में कौन कौन से कण भाग लेते हैं? वैसे तो वैज्ञानिकों ने पाया कि परमाणु के अंदर अनेक प्रकार के कण होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से कौन कौन से कण होते हैं? मुख्य रूप से 3 कण होते हैं जिन्हें बोला जाता है मूलभूत कण। क्या कहा जाता है? मूलभूत कण।
आप देखो ये पूरा परमाणु है, तो परमाणु में ये सबसे बाह्यतम कोश है, कोई भी कोश हो उनमें कौन होते हैं, उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर चलते हैं अंदर, ये है नाभिक, क्या है, नाभिक, और नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो अगर परमाणु में कुल टोटल कितने कण हुए, एक हो गया इलेक्ट्रॉन और दूसरा हो गया प्रोटॉन और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन, यानी परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या भी पूछ ले आपको तो मूलभूत कणों की संख्या होती है साथियों 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। 3 में कौन कौन आ रहे हैं, एक आ रहा है इलेक्ट्रॉन और दूसरा आ रहा है प्रोटॉन, और मैं तीसरे की बात करूं वो है न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार परमाणु में मूलभूत कण हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के बारे में सामान्य जानकारी। पहला इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, यानी निम्न में से कौन सा ऋण आवेशित कण है। आप कोई भी पेपर उठा के देखना, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है निम्न में से किसके ऊपर ऋण आवेशित कण होता है, तो वह है इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर क्या होता है, ऋणावेश। अब मैं बात करूं हाल ही में जो एलडीसी का एग्जाम हुआ, जिनकी अभी ज्वाइनिंग हो रही है, काफी की ज्वाइनिंग हो गई, काफी की बाकी है, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मान कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है। तो आपको याद करना है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर आपको पूछ लिया जाए प्रोटॉन पर आवेश, तो ये सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन पर आवेश की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये होता है प्रोटॉन पर आवेश और ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान तो समान होता है, लेकिन परिमाण यानी उसका चिन्ह चेंज होता है। ये राशि नेगेटिव होती है तो ये क्या होती है, पॉजिटिव। अब मैं बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109 इंटू 10⁻31 kg, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1094 इंटू 10 की पावर -31 kg। कितना होता है साथियों, 9.1094 इंटू 10 की पावर -31 kg। याद रखने लायक चीज है ये, इलेक्ट्रॉन का मास पूछा गया क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ ले आपको, इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे भाई साहब जे थॉमसन ने की। कौन से वैज्ञानिक थे, जे थॉमसन भाई साहब ने की थी। अब पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कौन से मॉडल द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए तेल बूंद मॉडल। तेल बूंद मॉडल प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की गई थी। यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब मैं बात करूं प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज पूछ ले, चैंडविक भाई साहब थे हमारे, जिन्होंने न्यूट्रॉन की क्या की थी, खोज की। और मैं प्रोटॉन की खोज की बात करूं तो वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने की थी खोज। अगर पूछ ले प्रोटॉन का नामकरण, तो वो भाई साहब थे हमारे रदरफोर्ड, जिन्होंने नामकरण किया था, खोज की थी गोल्डस्टीन ने। तो इस प्रकार हमने जो चारों ऑप्शन थे उनके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ ली। यानी परमाणु में मूलभूत कण पूछ ले तो 3, अगर इसी से रिलेटेड पूछ लिया जाए नाभिक में मूलभूत कण होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 2। अब मैं आगे बढ़ता हूं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। हमारे परमाणु टॉपिक पढ़ा हुआ है अगर आपके, तो अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, जिससे ये क्वेश्चन आपको इतने आसान ईजी लगेंगे। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको पूरी थ्योरी मिलेगी, यहाँ आपके फैक्ट के रूप में क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसी तरह हमारे इस चैनल पे मैराथन आपको मिलती रहेगी अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कण ऋण आवेशित है। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नए बनेंगे कैसे, उसी को घुमाएंगे क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा ऋणावेशित कण है,
ऋणावेशित कण है। निम्न में से कौन सा ऋणावेशित कण है? यानी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पहला ऑप्शन आपके पास है प्रोटॉन, यानी आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं, यहां पे आपके दे रखा है पॉजिट्रॉन। और चौथा ऑप्शन आपके गिवन है इलेक्ट्रॉन। ये एक अच्छे क्वेश्चन में से काउंट होता है। इससे चारों ऑप्शन के एक अलग अलग मीन्स निकलेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है आपके प्रोटॉन, यानी अगर आप ऑप्शन को काटना सीख जाओगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आप सोच रहे हो पहला आंसर राइट करूं, तो पहले क्वेश्चन के बारे में अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो ये होता है धनात्मक, यानी इसके ऊपर चार्ज होता है, धनावेशित चार्ज होता है, और उसका मान भी हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इसका होता है आवेश। इसके ऊपर क्या होता है? आवेश। प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज अभी हमने पढ़ा था, फिर बता देता हूं, याद हो जाएगा आपको, गोल्डस्टीन। और मैं बात करूं इनका नामकरण, नाम हमारे भाई साहब रदरफोर्ड ने दिया था। कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग होता है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन कभी साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। अगर खोज का रदरफोर्ड भी आए और गोल्डस्टीन नहीं आए तो आपको आंसर करना है रदरफोर्ड। अब मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, ये बेचारा उदासीन होता है, परमाणु का एकमात्र कण जो उदासीन, यानी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं, यानी आवेश रहित। आप इसे क्या बोल सकते हो? आवेश रहित कण। क्या कह सकते हो? आवेश रहित कण, यानी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, उदासीन कण कह सकते हो, या कह सकते हो आप शून्य आवेश। और ये परमाणु का एकमात्र ऐसा कण है जिसके ऊपर आवेश नहीं होता है, इसे उदासीन कहा जा सकता है, आवेश रहित कण कहा जा सकता है। अब मैं बात करूं पॉजिट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जिसे बोला जाता है, एंटी पार्टिकल, प्रतिकण, यानी इलेक्ट्रॉन का विपरीत। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आता है तो पॉजिट्रॉन के ऊपर क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए, यानी यह धनात्मक वाला होता है आवेश। क्या होता है? धनात्मक वाला आवेश इसके ऊपर। यानी पहला ऑप्शन कट गया कि धनात्मक चार्ज होता है, मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। गोल्डस्टीन भाई साहब ने इनकी खोज की थी, नाम दिया था रदरफोर्ड ने, आवेश का मान आपके सामने दे रखा है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैंडविक ने, याद होना चाहिए, जेम्स चैंडविक। और उदासीन कण है, आवेश रहित है, 0 आवेश। पॉजिट्रॉन है जो इसी का एंटी कण है, पूछा गया क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा युग्म प्रतिकणों का नहीं है, तो वहां पे भी ये मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन। अब ऑप्शन बचा है डी, तो इसके ऊपर आवेश होता है ऋणात्मक। कौन सा चार्ज होता है? ऋणावेश। क्या होता है इसके ऊपर? ऋणावेश। इसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका भार यानी इसका द्रव्यमान 1.09694 × 10⁻31 kg, याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन में हमने चारों के चारों ऑप्शन कर लिए, और राइट कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4। अब मैं बात करूं चौथे क्वेश्चन की, और ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में से काउंट होता है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में। परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? चौथा क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? ज्ञात की जा सकती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि प्रतीक भी पूछा जा सकता है आपसे, और आपको ऑप्शन दे रहा है कि ऑप्शन ए राइट होगा। क्या? कुल प्रोटॉन की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑप्शन बी आपके पास दे रहा है कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, कुल
न्यूट्रॉनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तीसरा ऑप्शन दे रहा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या यानी कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन की संख्या। और डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। पहले जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो एक बार एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। इसको अंग्रेजी में कौन से वर्णमाला के प्रतीक से व्यक्त करते हैं, यानी इसका प्रतीक क्या, ए से व्यक्त करते हैं इसको केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, परमाणु यहाँ होता है Z बेस में और टॉप पे होता है A। इसे बोला जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या। इसका प्रतीक एक और होता है P, हिंदी में कहा जाता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। ध्यान देना, अभी यहाँ पे आपके आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हेल्पफुल होगा ये। इसे कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या A.M.U, एटॉमिक मास यूनिट, सबसे छोटी इकाई कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म है परमाणु द्रव्यमान संख्या। इसे कभी कभार कह सकते हैं परमाणु भार। तो हमने परमाणु भार यानी भार तथा द्रव्यमान में अंतर पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण में। परमाणु भार भी कह सकता है। अगर आपको इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसका अंतर क्या कहलाता है, यानी A माइनस जेड क्या कहलाता है, A माइनस जेड ये कहलाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो A की वैल्यू हमें अभी चाहिए, तो Z प्लस N या Z के जगह रख दो P, तो A की वैल्यू आ जाएगी P प्लस N। क्या आ जाएगा, P प्लस N। टोटल परमाणु द्रव्यमान है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के एडिशन यानी योग के इक्वल होता है। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है कि प्रोटॉन की संख्या और उसके साथ अगर न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दी जाए कुल, तो हमें प्राप्त होगा A, वही हमें चाहिए परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, या इसे कभी कभार परमाणु भार भी बोला जाता है। तो इस प्रकार 4 क्वेश्चन कर लिए, मैं बढ़ता हूँ 5 क्वेश्चन की ओर। तो अब बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह क्वेश्चन का एंजॉय कीजिएगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए। हम आपके लिए सब विषय के सब्जेक्ट यानी सब सब्जेक्ट के मैराथन लेके आ रहे हैं। और लगभग हमारे इस चैनल पे कांस्टेबल और पटवार से संबंधित कोर्स 70% हमने कोर्स करवा दिया है। जल्द ही आपके लिए प्रत्येक विषय की मैराथन लगातार अब 2-2 दिन बाद प्रत्येक क्लास की मैराथन होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सा भाग एटम का नहीं है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कण एटम का भाग नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करना क्वेश्चन पे। भाग नहीं है यानी ऐसा कौन सा कण है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जो परमाणु से रिलेटेड नहीं है यानी परमाणु के अंदर नहीं होता है। ऑप्शन है ए प्रोटॉन, ऑप्शन ए आपको शो हो रहा है प्रोटॉन, ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी आपके पास दे रखा है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी आपके पास गिवन है फोटॉन। 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको बताना है कि इन चारों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो एक परमाणु का भाग नहीं है। यानी हमने मुख्य रूप से पढ़ा था प्रोटॉन है जो परमाणु के नाभिक में होता है, वर्णन कर रहा हूं मैं परमाणु के नाभिक में।
और हमारे नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। कौन से भाई साहब ने? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, ये होता है परमाणु के नाभिक में, और इनकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। अगर आपको पूछ लिया जाए कौन से प्रयोग द्वारा की थी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, वो होता है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में अति अल्प मात्रा में धनावेशित कण होता है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। अब मैं बात करूं, एक अच्छा क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, नाभिक की त्रिज्या, वेरी इंपॉर्टेंट। नाभिक की त्रिज्या आपको पूछा जाता है, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या दोनों में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजिंग होते हैं। दो ऑप्शन को लेकर आपके डिस्कस होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और इसी के साथ दे दिया जाता 10⁻⁻15 मीटर। इन दोनों में से अगर आप ये पता कर पाओ कि छोटी राशि कौन सी है, हमने राशियों का परिवर्तन मात्रक में ये पढ़ा था कि छोटी राशि से बड़ी राशि और बड़ी राशि से छोटी राशि में परिवर्तन करना। तो यहाँ पे आप खुद समझदार हो, इनमें से ये बड़ी राशि है या ये बड़ी राशि है? तो ये बड़ी राशि है, यानी ये छोटी राशि है। तो ये होता है परमाणु, और परमाणु के केंद्र में कौन होता? परमाणु के बीचों बीच कौन होता? नाभिक। तो ये छोटी राशि है, तो नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी ये, और परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी ये। तो नाभिक की त्रिज्या याद रखना 10⁻⁻15 मीटर, जिसे कहा जाता है एक फ्रेमी। अच्छा क्वेश्चन है, एक फ्रेमी बराबर कितना होता है? याद रखना, एक फ्रेमी बराबर 10⁻⁻10 मीटर। यानी पहला ऑप्शन पे हमने डिस्कस किया तो ये सिद्ध हो गया कि ये बेचारा प्रोटॉन है जो परमाणु के नाभिक में आता है, यानी ये परमाणु का हिस्सा है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, इलेक्ट्रॉन भाई साहब की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, इनका कार्य क्या है, कहाँ घूमते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? ऊर्जा स्तर में। कहाँ घूमते हैं? ऊर्जा स्तर में। यानी ऊर्जा स्तर, यानी ये हमारा परमाणु है और ये है ऊर्जा स्तर। इन्हें क्या बोला जाता है? ऊर्जा स्तर, या बोला जाता है कोष। क्या बोला जाता है? कोष। जहां कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। और एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हमारे भाई साहब बोर भाई साहब ने बताया था। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर ने बताया। बोर ने बताया, ये हमारे एक साइंस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में सबसे बढ़िया सिद्धांत सबसे लास्ट में दिया था। और उन्होंने ये बताया कि स्टेबल बताया कि परमाणु में जो चारों ओर कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, यानी कि किसी कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n², 2n²। याद रखना, राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष या कोष में या ऊर्जा स्तर या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा सकते हैं? आप पेपर उठा के देख सकते हैं। मैं दावा करता हूं 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप सभी जानते हो नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश होता है, यानी यह भी एक परमाणु का हिस्सा है। यानी दो ऑप्शन यहां पे कट हो गए। मैं बात करूं तीसरे ऑप्शन की, न्यूट्रॉन। ये हमारे भाई साहब प्रोटॉन के दोस्त हैं, यानी प्रोटॉन के साथ रहते हैं। नाभिक के अंदर कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यह क्या है? उदासीन है। इसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं, ये किसी के साथ आकर्षित नहीं होता है, ये एक उदासीन है, किसी के साथ लड़ी झगड़े की बात नहीं करता है हमारा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भाई साहब है तो नेगेटिव के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन भाई साहब है तो पॉजिटिव के पास जाएगा। बेचारा न्यूट्रॉन उदासीन है, किसी के पास नहीं जाएगा, लेकिन परमाणु में है। परमाणु में ये तीनों कण होने चाहिए। जब ये तीनों कण है तो चौथे ऑप्शन की ओर बढ़ते ही राइट कर दो, चौथा ऑप्शन होगा फोटोन। यानी फोटोन क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऊर्जा का बंडल है। ऊर्जाओं का क्या है? ऊर्जा का क्या है? बंडल। और ये फोटोन ऊर्जा का बंडल है। इनकी गति होती है प्रकाश की चाल के बराबर, इनकी चाल होती है। और प्रकाश की चाल, हम आगे वाला टॉपिक यही पढ़ेंगे, अगली क्लासों में प्रकाश के बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल से संबंधित है। प्रकाश की चाल किस में है बच्चों? निर्वात में। और प्रकाश सबसे ज्यादा कहाँ गमन करता है? निर्वात, यानी जहां माध्यम होता ही नहीं है वहां कौन गति करता है? प्रकाश। निर्वात में सबसे अधिक चाल, फिर द्रव, फिर गैस, गैस, द्रव, और फिर सबसे कम है
ठोस में प्रकाश की चाल लगभग क्या होती है, नगण्य होती है। और इसी प्रकार अगर ध्वनि की पूछ ली जाए, ध्वनि यानी डीजे, आप किसी एक बंद कमरे में डीजे लगाओगे तो बहुत गूंजेगा, यानी ध्वनि की चाल ठोसों में अधिक होती है और निर्वात में लगभग नगण्य के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोटोन। क्या हो जाएगा, फोटोन। यानी इस प्रकार पांचों क्वेश्चन को हमने विद एग्जाम्पल स्पष्ट कर दिया कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, और ये क्यों नहीं है, और ये क्यों है, यानी तीनों के अलग अलग कार्य हमने पढ़ लिया। अब मैं बढ़ता हूं छठे क्वेश्चन की और। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कर लिए हमने, परमाणु से रिलेटेड है। अभी हमारा पहला टॉपिक चल रहा है, परमाणु से बेसिक है ये। कोई भी एग्जाम उठाओ, परमाणु से तो क्वेश्चन आना ही आना है। आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, परमाणु से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन। परमाणु को टॉपिक को नहीं छोड़ेगा एग्जामिनेशन, परमाणु से पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, हीलियम नाभिक में होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीलियम नाभिक में क्या होते हैं, छठा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। हीलियम नाभिक में होते हैं। कौन कौन होते हैं हीलियम नाभिक में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है हीलियम नाभिक से रिलेटेड। पहला ऑप्शन आपको गिवन है, केवल और केवल एक प्रोटॉन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है केवल एक प्रोटॉन। चलो ठीक है, दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा 2 प्रोटॉन। और तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन उसी के साथ है वह 2 न्यूट्रॉन। और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा 1 प्रोटॉन और उसके साथ मिलेंगे 2 न्यूट्रॉन। चारों ऑप्शन में से आपको वही ऑप्शन राइट करना है जो हीलियम नाभिक से संबंधित है। पहले आप बात करो हीलियम नाभिक के बारे में, आपको क्या जानकारी है अगर आपने परमाणु पढ़ा तो मैं बात करूं हीलियम की। हीलियम नाभिक, पहले आपको हीलियम नाभिक से रिलेटेड इसी क्वेश्चन से अलग प्रश्न बना रहा हूं। हीलियम वायुयान के टायरों में, पहला क्वेश्चन वायुयान के टायरों में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वायुयान के टायरों में, और जब समुद्री गोताखोर, जो अगर समुद्र में कुछ जहाज वगैरह डूब जाते हैं तो उनको बचाने के लिए समुद्री गोताखोर समुद्र में जाते हैं, तो समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन गैस तो ले जाते हैं, लेकिन प्योरली ऑक्सीजन जैसे डीपली जाने के कारण ऑक्सीजन वायु के साथ, ऑक्सीजन हमारे खून में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर पूरी तरह से क्रिया हो जाती है और उसके साथ एक और मिक्सर गैस ले जाते हैं जिससे सांस लेने में तकलीफ नहीं हो। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि समुद्री यात्री जब समुद्री यात्रा के दौरान गोताखोर है वह ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिक्सर ले जाते हैं। तो पहला है इसमें वायुयान के टायरों में, दूसरा इसी से रिलेटेड है समुद्री गोताखोर। मैं क्वेश्चन को दूसरी ओर ले जा रहा हूं क्योंकि फैक्ट हमें मिल गया है हीलियम। समुद्री गोताखोर समुद्री यात्रा के दौरान ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? हीलियम गैस ले जाते हैं। और आपको पूछ लिया जाए हीलियम क्या है? हीलियम एक परमाणु गैस है। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ 4 ऑप्शन दे दिए गए और उसमें एक अक्रिय गैस का ऑप्शन दिया था। तो हीलियम है, एक परमाणु गैस है। क्या है? एक परमाणु गैस। और इसे कहते हैं अक्रिय गैस का पहला तत्व समझ लो आप, या पहली गैस, ये अक्रिय गैस है एक प्रकार की। और अक्रिय गैसों के अन्य नाम हम जानते हैं जिन्हें कहा जाता है बच्चों या साथियों नोबल गैस। क्या कहा जाता है? नोबेल गैस। दूसरा इसी से रिलेटेड निष्क्रिय गैस। और तीसरा अष्टकपूर्ण गैस। पहला है नोबल गैस, दूसरा निष्क्रिय, तीसरा अष्टकपूर्ण गैस, और ये है शाही गैसें। वेरी इंपॉर्टेंट है, शाही गैसें।
यानी एकमात्र आवर्त सारणी में इन गैसों का समूह है जो किसी अन्य गैसों के साथ किसी भी प्रकार का यौगिक नहीं बनाती है। और इन अक्रिय गैसों की खोज हमारे भाई साहब रैमजे ने की थी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अक्रिय गैस की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी? रैमजे ने। और ये अक्रिय गैस कौन कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अभी एक और खोज ली गई, ओसेनिस। तो मैं बात करूं, इसे कहते हैं हीलियम, नाम याद रखना जरूरी है। इसे कहते हैं नियॉन, आर्गन जो बल्ब में भरी जाती है, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ये भी इसी से क्वेश्चन बनता है, एक अभी बताऊंगा आपको। और रेडॉन, ये है अक्रिय गैसें। और इससे रिलेटेड नियॉन और आर्गन जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? विद्युत बल्ब में विद्युत बल्ब। और ये जो भाई साहब जीनॉन है ना, ये जीनॉन ये स्ट्रेंजर गैस है, स्ट्रेंजर गैस। और ये जो रेडॉन है, यहां से क्वेश्चन बनता है, आरएन है इसका प्रतीक। ये एक रेडियो सक्रिय गैस है और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है क्योंकि ये वायुमंडल के नीचे परतों में चली जाती है, गहराइयों में होती है ये गैस। भारी होने के कारण ये भारी गैस है। क्या है? भारी गैस। तो इस प्रकार हमने केवल अभी क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं किया और हीलियम से 10 क्वेश्चन हमने पुटअप कर लिए। यानी इसीलिए ये मैराथन क्लास खास है। एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन भी निकल सकते हैं और एक ऑप्शन के 4, यानी 4 चौक 16 और 16। और यहाँ तो एक हीलियम से 10 क्वेश्चन निकल गए। हीलियम अक्रिय गैस है तो क्यों है, क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, कौन से वर्ग में आती है, ये एक और क्वेश्चन निकल गया। ये 18वें वर्ग में आती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। हमें साइंस को रिलेट करना है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। बाकी आप थ्योरी पढ़ के जाओगे तो कुछ एग्जाम में नहीं कर पाओगे। थ्योरी को रिलेटेड करो। जैसे हीलियम है, हीलियम से क्वेश्चन पुटअप करो, तभी आप एफर्ट लगा पाओगे एग्जाम में पूरा। अब यहाँ पे नाभिक आया तो आपको पूरी जानकारी है, नाभिक की खोज किसने, कौन से प्रयोग से कब की थी, किस प्रयोग से कौन सा कण था, ये सब पता है आपको, तो आप आसानी से कर पाओगे। अब मैं बात करूँ हीलियम, और हीलियम होता है He24। ये एक रेडियो सक्रिय नाभिक से उत्सर्जित है अल्फा कण, या आप इसे ही बोल सकते हो अल्फा कण कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अल्फा कण। तो अब पूछा गया हीलियम नाभिक में होते हैं केवल एक प्रोटॉन, यानी इसे कहते हैं प्रोटॉन। पहला ऑप्शन कट गया, यहाँ तो 2 प्रोटॉन आ रहे हैं, यानी ये ऑप्शन हो गया गलत। 2 प्रोटॉन, हाँ 2 प्रोटॉन है, लेकिन उसके साथ 2 न्यूट्रॉन भी है, ये सही हो सकता है। लेकिन नाभिक के अंदर पूछा गया, ये वाला हो गया गलत। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये कथन पूरा लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ हमारे पास 2 प्रोटॉन है, हमें पता है A-Z, यानी 4 - 2, यानी कितने बचेंगे? 2, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 है। इट्स मीन दिस वन इज राइट, यानी ऑप्शन सी आपके क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1 प्रोटॉन, यहाँ तो भाई साहब 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, यानी ये वाला सही है लेकिन ये वाला गलत है। यानी इस प्रकार इस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब मैं बढ़ रहा हूं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन यानी एक ऑप्शन से आपको मिल रहे 4-4, यानी आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यानी हमें मैराथन का अर्थ यही है, सब कुछ क्लियर होना। पूरे टॉपिक अगर पढ़ रखे हैं तो तब मैराथन का मजा आता है ज़्यादातर। हमारी टीम आपके लिए मैराथन लेके आ रही है, रीजनिंग वाले सर लेके आ रहे हैं, जीके वाला सर लेके आ रहे हैं, हमारे जनरल साइंस के साथ ही जितेंद्र जी बायोलॉजी की मैराथन क्लास लेके आए हैं, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैराथन क्लास। इससे पहले आपके जीके और बायोलॉजी और रीजनिंग की मैराथन हो चुकी है, और आज हमारे चल रही है साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैराथन। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं इसी के साथ आपके। निम्नलिखित में से किसमें ऋणावेश होता है? एक क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा चेंजेज है। निम्नलिखित में से मैं किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है,
ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो कि वो एक नेगेटिव चार्ज को शो कर रहा है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, उससे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला ऑप्शन है अल्फा कण, इसी से क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे। दूसरा आपके सामने है बीटा पार्टिकल, बीटा कण। तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको गामा कण या गामा किरण भी हो सकती है। चौथा ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ये भी हो सकता है क्या, चेक कीजिएगा, हो भी सकता है। क्वेश्चन आपको बोला गया है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यानी कौन सा है जो ऋणात्मक को शो कर रहा है, यानी जो जिसके प्रॉपर्टीज ऋणात्मक आवेश की तरह है। यानी पहला ऑप्शन है अल्फा कण यानी अल्फा पार्टिकल। मैं बात करूं अल्फा कणों के बारे में, इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फा कण की मैं बात करूं तो पहला ही क्वेश्चन निकलता है अल्फा कण की खोज, अल्फा कण की खोज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खोजों के क्वेश्चन विज्ञान में तो पूछने लायक ही है। अल्फा कण की खोज की थी हमारे भाई साहब रदरफोर्ड ने। कौन से वैज्ञानिक थे? रदरफोर्ड ने। किसकी खोज की थी? अल्फा कणों की खोज। अब अल्फा कणों की खोज और इसी के साथ रदरफोर्ड ने एक और खोज की थी नाभिक की कण, नाभिक का खोज किया था इसी कण का उपयोग लेते हुए, अल्फा कण का उपयोग लेते हुए। और अल्फा कण पर आवेश कौन सा होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पूछा गया ऋणावेश, कभी इसी से रिलेटेड पूछ ले, धनात्मक के लिए कौन सा राइट होगा, तो अभी से आपको याद करना अल्फा कण पर आवेश होता है धनावेश। कौन सा चार्ज होता है? धनावेश होता है। और वो कितना होता है? +2। कितना होता है? +2 धनात्मक आवेश को शो करता है। और अल्फा +2 से इसे शो करते हैं अल्फा कण को। ये एक आयनीकृत हीलियम नाभिक है यानी He2 और यहाँ क्या आएगा? प्लस। अब मैं बात करूं कि अल्फा कणों की आयनन क्षमता, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा कणों की जो आयनन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। आयनन क्षमता का अर्थ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आयनन क्षमता, आयनन क्षमता जो होती है सबसे अधिक, यानी जैसे अल्फा कण के ऊपर कौन सा चार्ज है आप सब जान गए कि धनात्मक, और ये किसी भी मीडियम यानी किसी भी माध्यम से गुजरेगा तो उस माध्यम को अपनी तरह कर देगा, यानी उसकी ऐसी पावर होती है आयनन क्षमता, यानी जो आयन है वो उसी माध्यम में कर देगा। यानी अल्फा कण के ऊपर कौन सा चार्ज है? धनात्मक, तो ये जिस माध्यम से गुजरेगा उसी माध्यम को क्या कर देगा? धनायन। क्या कर देगा? धनायन। यानी अल्फा कण की आयनन क्षमता सबसे अधिक, तो भेदन क्षमता होती है सबसे लो, भेदन क्षमता होती है सबसे कम, भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम। किसकी? अल्फा कण की। तो यानी यहां से इसके बारे में जो भी जानकारी जानी उससे एक चीज स्पष्ट ये हो गई कि इसके ऊपर धनात्मक चार्ज होता है और क्वेश्चन पूछ रहा है ऋणात्मक का, यानी ये ऑप्शन आप काट सकते हो। अब मैं बात करूं बीटा कण की, इसकी खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी की खोज हमारे भाई साहब रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और इसके ऊपर चार्ज होता है ऋणात्मक। ये आ गया यहाँ पर हमारे पास आंसर। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और गामा कण की मैं बात करूं, ये होता है बेचारा उदासीन। क्या होता है? उदासीन। तो इस प्रकार ये भी गलत और ये भी गलत और ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कण, जिसके ऊपर किस प्रकार का चार्ज होता है? ऋण आवेश। मैं अगले क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 8वां क्वेश्चन आपके दे रखा है, एक तत्व है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगी? और मैं ऐड कर रहा हूं इसी के साथ, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो वह परमाणु वैद्युत रूप से क्या होगा? तो क्वेश्चन ये है 8वां आपके सामने। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की
द्रव्यमान संख्या, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरी के बारे में कुछ भी पता नहीं तो आप ये नहीं कर पाओगे, और रटा रटाया है तो कर भी लोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा पूछ लिया, वो कैसे करोगे। तो ऑप्शन गिवन है आपके सामने, ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी है 4 एंड ऑप्शन सी गिवन है 6 एंड ऑप्शन डी इज गिवन 10। ऑप्शन काटने आपको। तो एक तत्व, अगर किसी बच्चे को तत्व के बारे में जानकारी नहीं है तो एक बार मैं बता देता हूं, क्योंकि तत्व, यौगिक, परमाणु ये सब कंफ्यूजिंग कर देते दिमाग को। तत्वों की बात करूं तो एक प्रकार के परमाणु, एक प्रकार के परमाणु, एक प्रकार के परमाणु से बना उसे आप क्या कहोगे? तत्व कहोगे। जैसे मैं बात करूं H यानी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या है कोई पूछ ले तो ये एक प्रकार का तत्व है। क्या है? तत्व। और इसी के साथ अगर एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए साथियों तो H2, ये क्या है? एक प्रकार का तत्व है, यानी ये अणु है, लेकिन ये क्या है? अणु, लेकिन ये क्या कहलाएगा? तत्व। क्यों? यानी आप बोलोगे इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, एक और, लेकिन प्रकार क्या है दोनों का? प्रकार दोनों ही क्या है? हाइड्रोजन O+O+O एंड गिवन O3 यानी O3, ये भी एक अणु है, लेकिन किसका भाग है? तत्व का भाग। जब तक एक ही प्रकार के परमाणु जुड़ते रहेंगे तो उसे आप तत्व बोलोगे, एक ही प्रकार के। और बात करूं यौगिक की, ये भी क्लियर कर देता हूं आपके आज, बहुत ही शानदार है। तत्व और यौगिक में डिफरेंस बहुत होता है, यानी यौगिक में अलग अलग प्रकार के, ये थोड़ा ध्यान देना, अलग प्रकार के जुड़ेंगे, अलग प्रकार के। जैसे H2 है उसके साथ O जुड़ गया, अलग अलग प्रकार के, लेकिन द रेशियो यानी रेशियो उनका होगा समान होगा, यानी दो रेशियो में अलग अलग प्रकार के परमाणु, एक निश्चित अनुपात की बात कर रहा हूं मैं। तो H2O, लेकिन ये है ना H2 है तो इसमें सब जगह क्या होगा? जल होगा। क्या होगा? जल होगा। तो ये शुद्ध पदार्थ के भाग है। शुद्ध पदार्थ यानी एक ही प्रकार के। तत्व किसका भाग है? शुद्ध पदार्थ का। और यौगिक किसका भाग है? शुद्ध पदार्थ का। हम चलते हैं क्वेश्चन पर। परमाणु से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा क्लियर करवा दिया था। अब क्वेश्चन में है 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या आपको दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है 2 और न्यूट्रॉन आपको दे रहा है 2 और इसी के साथ आपको इलेक्ट्रॉन भी आपको मिल रहा है 2। अब पूछा क्या गया है? AMU, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या, यानी A की वैल्यू। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, जब थ्योरी पढ़ाई तो A = P+N, ये तो आना चाहिए साथियों, बच्चों, जो भी स्टूडेंट हैं हमारे एनवीरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, ये तो आना चाहिए ना, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में बताया था, आप जाके देखना उस वीडियो को। तो A = P+N, P की वैल्यू क्या है? 2 और N की वैल्यू क्या है? 2, टोटल क्या आ गया? 4, यानी A की वैल्यू 4, कहीं ऑप्शन में 4 है, जो वाला ऑप्शन राइट कर दो जिसमें 4 आ रहा है, ये राइट। अगर इसी क्वेश्चन में ये चेंज करके पूछ लेता और इलेक्ट्रॉन यहां नहीं देता और बोल देता उदासीन है, परमाणु क्या है? उदासीन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन में क्या होती है? बराबर, यानी यहाँ प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाते? 2। क्या हो जाते? 2। इस प्रकार 8 क्वेश्चन पढ़ लिए, मैं 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो 8 क्वेश्चन कर लिए, 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था और 90 क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। आप अगर इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, मैं इनको विस्तार से बताऊंगा तब तक। अगला क्वेश्चन है हमारे, यदि एक सोडियम का परमाणु, क्वेश्चन नंबर 90, यदि सोडियम के परमाणु, एक सोडियम का परमाणु है, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन तो Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है और Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक परमाणु है सोडियम का जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, और अगर वह इलेक्ट्रॉन डोनेट, यानी आपको मैंने बताया था धनायन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, वह धनायन बनाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। ऑप्शन आपके सामने ए गिवन है 11, बी गिवन है 12, सी गिवन है 13 और डी गिवन है 10। 4 ऑप्शन है और परमाणु है हमारे पास सोडियम। तो सोडियम का परमाणु है जिसको ऐसे शो करते हैं हम, 11 यहाँ होता है, 22 और 1 होता है 23। ये कोई एक सोडियम का परमाणु है। अगर इस सामान्य परमाणु की मैं बात करूं किसी अन्य परमाणु जो हमने थ्योरी में पढ़ा था Z और A, इस Z की तुलना करूं तो Z कितना होता है 11। ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं बात करूं A की, ये A क्या है 23, ये है परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, ये A क्या है परमाणु द्रव्यमान संख्या। और अगर A माइनस Z की वैल्यू निकालूं मैं यहाँ पे 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा 2 और 1 12, कितना हो जाएगा 12। और ये कहलाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये न्यूट्रॉन की संख्या। यानी प्रोटॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या, ये 3 राशियां हैं हमारे पास। ये है केवल एक उदासीन परमाणु के लिए, ध्यान देना साथियों, ये आप अक्सर गलती कर देते हो। ये लागू होगा उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए एक शर्त लागू होगी, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकालो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 11 कर रहे हो, तो ये परमाणु कब होगा, जब परमाणु वैद्युत रूप से क्या है, उदासीन है। अब मैं बात कर रहा हूं जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो मैंने एक चीज आपको बताई, जब भी किसी परमाणु के ऊपर रासायन विज्ञान में प्लस का चिन्ह आता है तो वह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। अर्थात उसके बाह्यतम कोश में या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब उसका बाह्यतम कोश पूरा होगा, या जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। यानी कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, यानी अष्टक नियम के अनुसार। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी पहले हमारे पास था Na और क्या हो गया Na+, और इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और 1, 8 और 2 10 और 1 11, ये बनेगा 2 8 और 1 त्याग दिया। पहले कितने थे 11, बाद में कितने हो गए 10। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, 4 नंबर। और ऐसे निकालना चाहो तो मैंने बताया था एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये होता है परमाणु जब क्या होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। यानी Z बराबर 11 तो E बराबर 11 वैद्युत रूप से उदासीन है, लेकिन इसके ऊपर जितना चार्ज है, प्लस है तो घटा देना और माइनस है तो जोड़ देना। यानी यहाँ पे प्लस कितना है 1, तो इसमें से 1 घटा दो तो कितना बच जाएगा 10। यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सोडियम आयंस इज इक्वल 10, यानी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 10वां क्वेश्चन इसी प्रकार का है, इसमें तो था धनायन और अगले क्वेश्चन में है ऋणायन। 10वां क्वेश्चन है, यदि एक क्लोरीन के परमाणु में उसका इलेक्ट्रॉन 11 है तब Cl- में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। यानी यदि एक, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, यदि क्लोरीन Cl में 17 इलेक्ट्रॉन है, यदि क्लोरीन Cl में 17 इलेक्ट्रॉन है तो Cl- में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इसी प्रकार से यही क्वेश्चन है और ऑप्शन आपको गिवन है। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 17। 18, 16, 17 और चौथा ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई नहीं।
ए, बी, सी और डी। एक क्लोरीन का परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं 287 होता है। कितना होता है? 287 Cl का। और इसी से अगर Cl माइनस बन जाए, और हम जानते हैं जब भी किसी परमाणु के ऊपर ऋणात्मक आवेश आता है, इसका अर्थ यह है कि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, जितना आता है उतना ग्रहण कर रहा है। एक आ गया तो 2 8 और हमारे पास एक और आ गया तो कितना हो गया? अष्टक पूर्ण हो गया। पहले कितना था? 17, अब कितना हो गया? 8 और 8 16 और 2 18। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। और ऐसे निकालना चाहो 17, 17 का डबल 34, यहाँ हो जाएगा जेड की वैल्यू हो जाएगी 17 और ई की वैल्यू भी 17 होगी। कब होगी? जब परमाणु क्या है? न्यूट्रल, यानी क्या है? उदासीन। और हमें पता है ये Cl से Cl माइनस बना रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी 17 पहले थे, एक और कर लिया तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। तो इस प्रकार आप 10वें क्वेश्चन को भी आसानी से सरल कर सकते हो। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन की और। तो अब हम करेंगे 11वां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। महामैराथन की ये दौड़ है, 11वें क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन, उससे संबंधित है। पहला 11वां क्वेश्चन ये है कि चांदी के बर्तन कुछ समय बाद किसके बनने के कारण काले पड़ जाते हैं? और आपने चांदी भी देखी होगी, काली पड़ जाती है, किसका परिवर्तन है, किसका उदाहरण है? केमिस्ट्री में ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। चांदी के बर्तन, 11वां क्वेश्चन है, चांदी के बर्तन कुछ समय पश्चात चांदी के बर्तन कुछ समय पश्चात किसके बनने के कारण काले पड़ जाते हैं। या ये चांदी के बर्तन नहीं हो, या चांदी के जेवर भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको ए गिवन है, चांदी पर नाइट्रेट की परत, चांदी पर यानी Ag लिखता हूं जिसका प्रतीक, Ag पर नाइट्रेट की परत के कारण। क्या ये हो सकता है पहला ऑप्शन कि क्या पता चांदी के ऊपर नाइट्रेट की परत हो जाए? दूसरा ऑप्शन, चांदी पर सल्फाइड की परत, यानी मैं लिख दूं शॉर्ट में Ag पर सल्फाइड की परत के कारण। और सी ऑप्शन में लिख दूं चांदी के ऊपर ऑक्साइड की परत के कारण, यानी Ag पर ऑक्साइड की परत के कारण। और चौथा ऑप्शन ये है कि चांदी पर क्लोराइड की परत, Ag पर क्लोराइड की परत के कारण। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चनों में से काउंट होता है। एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये याद रखना थोड़ा, एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, चांदी के बर्तन या चांदी के जेवर कुछ समय पश्चात किसके कारण काले पड़ जाते हैं? ये आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते हो, चांदी का काला पड़ना। पहले तो इसी से मैं रिलेटेड क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्वेश्चन से रिलेटेड फिर चलेंगे ऑप्शन की ओर। पहले मैं बात कर लूँ चांदी की। इसका प्रतीक तो आप सब जानते हो, Ag, इसे कहते हैं सिल्वर। और अर्जेंटाइट या अर्जेंटम भी बोल सकते हो, अर्जेंटम सही बोले तो। और इसका प्रतीक है सिल्वर, अर्जेंटाइम। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन उठता है विद्युत की, पूछा गया क्वेश्चन है विद्युत की सर्वोत्तम चालक, विद्युत की सर्वोत्तम, और विद्युत आएगा वहां आएगा उष्मा। तो एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत और उष्मा दोनों की सबसे अच्छी चालन करने वाली मेटल यानी धातु, ये हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल में। तो आपका आंसर होना चाहिए Ag। और इसके बाद होता है कॉपर,
और प्रतिरोध होता है न्यूनतम, न्यून प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध इसका होता है न्यून यानी नगण्य के बराबर। तो चांदी और इसी से रिलेटेड एक सक्रियता श्रेणी होती है KNaCaMgAl Zn Fe Pb H Hg Ag Au या एक आध ऊपर नीचे हो सकता है Cu भी आ सकता है। इस श्रेणी के आधार पे देखा जाए ये एक श्रेणी कहलाती है रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिवेशन सीरीज बोल सकते हो, यानी सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। यानी इस श्रेणी के अनुसार जो सबसे ऊपर है अधिक क्रियाशील है, क्या है, अधिक क्रियाशील, इसे आप क्या बोलोगे, अधिक क्रियाशील, यानी ये सबसे अधिक क्रियाशील है। इसीलिए आपने सुना होगा सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इन्हें कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, जिसे कहा जाता है केरोसिन। क्या कहा जाता है, केरोसिन कहा जाता है। मिट्टी के तेल को क्या कहा जाता है, केरोसिन। और ये ऐसी धातुएं हैं जिन्हें आप आसानी से, सोडियम और मैं पोटेशियम की बात करूं, इन्हें आप चाकू से काट सकते हो। किससे काट सकते हो, चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। ये ऐसी धातुएं हैं और धातुओं में अफवाह दी है, हल्की होती है और मुलायम भी होती है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन की, इसी से रिलेटेड जो ऑप्शन थे हमने कर लिए, ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, हमें आगे भी क्वेश्चन करने हैं। पहला ऑप्शन है Ag पर नाइट्रेट की परत। अगर मैं बात करूं, अगर Ag पर नाइट्रेट की परत बनेगी AgNO3, चलो ठीक है, तो ये इसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन क्लियर करो आप, सिल्वर नाइट्रेट। आप चुनाव आने वाले हैं, सबको पता है, चुनाव में जो सही लगाई जाती है हाथ पे नेल पॉलिश या नेल के ऊपर, नख के ऊपर, वो लगाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट, जिसे अमीट सही, अमीट सही यानी ना मिटने वाली सही पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। किसकी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की। लेकिन हम जानते हैं चांदी के पात्र या चांदी के जेवर को खुला छोड़ने पर ये केवल और केवल इस श्रेणी के आधार पे देखा जाए तो ये सबसे नीचे आ रहा है, यानी न्यून क्रियाशील धातु है, किसी के साथ क्रिया करेगी नहीं। सिल्वर नाइट्रेट बनाएगी लेकिन उससे काला नहीं होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और सिल्वर सल्फाइड की परत वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर यही होगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। इसे क्या कहा जाता है, सिल्वर सल्फाइड। ये पूछा गया है, सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी का रंग क्या हो जाता है, बदरंग। अलग लैंग्वेज में चांदी का रंग बदरंग। और ये किस परिवर्तन का उदाहरण है, ये है रासायनिक परिवर्तन। कंफ्यूजिंग नहीं होना है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस का उदाहरण है। अब मैं बात करूं रासायनिक परिवर्तन का, क्यों ना कुछ ना कुछ मिल रहा है, सिल्वर धातु है और उसके साथ सल्फर ऐड हो रहा है, Ag2S, यानी दो यौगिक, यानी दो परमाणु क्रिया करके एक अलग यौगिक बनाता है, यानी कुछ ना कुछ नया प्राप्त होता है। आप बोलोगे कि चांदी को धोने से वापस एकदम आ जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है तीसरा पदार्थ प्राप्त होने के कारण। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ये वाला, काफी स्टूडेंट ये वाला करके आते हैं कि सिल्वर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो सिल्वर ऑक्साइड की परत बन जाती, नहीं, क्योंकि ये निष्क्रिय धातु है, निष्क्रिय धातु है, एक बार फिर बता देता हूं। और AgCl, ये AgCl और इसी से रिलेटेड AgBr है, ये फोटोग्राफी में काम में लिए जाते हैं, इनसे संबंधित जो भी यौगिक है। और थायोसल्फेट यानी जिसे बोला जाता है हाइपोविलियन, फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में उपयोग लिया जाता है। इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अब हमारे अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन, यानी हम पहुंच चुके हैं तीसरे या चौथे टॉपिक की ओर, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन को शो नहीं करता है। अगर आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का पूरा थ्योरी बेस्ड है तो आप आसानी से कर पाओगे। मैं 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। एक क्वेश्चन दे रखा है जिनमें से कौन सा भौतिक का उदाहरण नहीं है। पहला आपके सामने है लोहे पर जंग लगना,
लोहे पर जंग लगना। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है बी ऑप्शन, पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना। सी ऑप्शन है दूध से दही, दूध से दही बनना। डी ऑप्शन है कोयले का दहन, कोयले का दहन। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी जो भौतिक का नहीं होगा इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। और डी ऑप्शन आपके सामने एक ये दे रखा है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। हाँ, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से वह बताना है भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण नहीं है। सॉरी, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देना। तो भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? देखो, पहला दे रखा है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जब जंग लग जाएगी तो वो किस परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। और लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे पर जंग कब लगेगा? एक तो उपस्थिति होनी चाहिए नमी, जिसे आप बोलते हो H2O, जल की उपस्थिति, और दूसरी होनी चाहिए वायु, जिसे आप साइंस की लैंग्वेज में ऑक्सीजन बोलते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। लोहे पर जंग लगने के लिए कौन से 2 कारक आवश्यक है? LDC में पूछा गया क्वेश्चन। तो लोहे पर जंग लगने के लिए नमी तथा आर्द्रता या वायु की उपस्थिति, या नमी तथा वायु, जल या ऑक्सीजन एक ही चीज है। लोहे पर जंग लगना का रासायनिक सूत्र, जंग वेरी इंपॉर्टेंट है, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, इसे कहा जाता है जंग। और यहाँ X की वैल्यू होगी 3 से अधिक नहीं हो सकती है, यानी ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमें चाहिए फिजिकल चेंजेस। दूसरा है, दूसरे को पहले छोड़ो, ऑप्शन काटो, दूध से दही बनना। जब दूध से दही बनता है तो कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। और दूध से दही यानी दही में कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। खट्टे पदार्थों में लैक्टिक अम्ल। भाई साहब, दूध से दही बन गया, वापस दही से आप दूध नहीं ला सकते, यानी ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोयले का दहन, कोयला होता है, अगर आपको पूछ लिया जाए, कार्बन का ही रूप है। कार्बन से आप क्या समझते हो? इस ब्रह्मांड में जिन वस्तुओं को आप जला सकते हो उसमें कार्बन होता है, यानी वह वस्तु जो जल सकती है जिससे कुछ ना कुछ नया बनेगा। यानी ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिन्हें जला सकते हो वो कार्बन है, और जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जो भी गैस प्राप्त होगी CO2, और इसकी प्रेजेंटेशन इन एनवायरमेंट, पर्यावरण में उपस्थित वायुमंडल में इसकी उपस्थित होती है 0.03%। कोयले का जलना, जलने के बाद कोयला जलेगा तो राख बन जाएगी, राख से वापस कोयला नहीं ला सकते, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन है। कौन सा? ये वाला। तो ये वापस गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 3 राइट किए हैं। ये 3 किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। 12 क्वेश्चन हमने कर लिए। 13वां क्वेश्चन है, ये इसी से रिलेटेड है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड है। 13वां क्वेश्चन है, पदार्थ का संगठन बदल जाता है। ये थ्योरी आती है आपको, तभी आप कर पाओगे इन क्वेश्चनों को, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आने वाले कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। 13वें क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। पदार्थ का संगठन बदल जाता है। पदार्थ का संगठन बदल जाता है, किसमें है जो पदार्थ का संगठन बदल जाता है? ऑप्शन ए गिवन है, केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और ऑप्शन बी आपके सामने गिवन है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन सी गिवन है, ए व बी। और ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कोई नहीं।
तो पदार्थ का संगठन किसमें बदलता है? हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन वाले चैप्टर में। तो भौतिक परिवर्तन में हमने ये सीखा था जो हमारे पास है हम वापस ला सकते हैं। फिजिकल चेंजेस में केवल फिजिकल स्टेट बदलती है, केमिकल स्टेट नहीं बदलती है, या रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, केवल और केवल उसके भौतिक गुण बदलते हैं। और पदार्थ का संगठन, जैसे आपने कार्बन लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो संगठन यानी कुछ नया ही प्राप्त हो गया। संगठन का अर्थ है उसमें भाग लेने वाले अवयव, परमाणु, अणु, आयन, यही बदल जाते हैं। यहाँ पर एक गैस से प्राप्त हो गई और यहाँ पे हमने लिया था ठोस और यहाँ ली थी गैस, यानी कुछ नया पदार्थ प्राप्त हो गया। ये होता है केवल और केवल रासायनिक परिवर्तन में। कौन से परिवर्तन में मैं बात करूं? रासायनिक परिवर्तन की। तो ऐसा परिवर्तन जो स्थायी होता है। अब मैं बात करूं स्थायी की। स्थायी का अर्थ ये होता है जो चीज हमें प्राप्त हो गई वही रहेगी। जैसे लकड़ी को जलाया तो कोयला बन गया, तो कोयला ही रहेगा, वापस लकड़ी नहीं आ सकती। और कोयले को जलाया तो राख, और राख से वापस लकड़ी नहीं आ सकती। कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, वो परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन कुछ मिलेगा लेकिन वहां वापस जा सकते हैं, और ए व बी दोनों नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। मैं अगले क्वेश्चन 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 14 क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि मैग्नीशियम के तार को अगर वायु की उपस्थिति में जलाया जाए, यानी मैग्नीशियम तार का दहन। सीधा क्वेश्चन यही है 14वां। मैग्नीशियम तार का जलना या दहन किस प्रकार का उदाहरण है? नीचे आपको ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, और तीसरा ऑप्शन है मंद, और चौथा ये दे रहा है तीव्र। मैग्नीशियम के तार का जलना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। मैग्नीशियम यानी Mg प्रतीक होता है। जलाओगे किसी भी चीज को ऑक्सीजन यानी O2 की उपस्थिति में, तो यहाँ भी कितने से 2 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 2MgO। इसे कहा जाता है मैग्नीशिया। क्या कहा जाता है? मैग्नीशिया। और ये होता है सफेद। कैसे कलर का होता है बच्चों? सफेद कलर का। और मैग्नीशियम के तार को जलाओगे तो वापस मैग्नीशियम का तार प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ नया आते ही जाना है रसायन के पास। किसके साथ? क्योंकि केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री है, हमें कुछ ना कुछ नया देती है ये। अगर किसी चीज़ को जलाओगे तो राख को जलाओगे तो आगे और भी कुछ प्राप्त हो सकता है, वापस कुछ जो था हम वो नहीं ला सकते। यानी मैग्नीशियम के तार का जलना एक प्रकार का क्या है? केमिकल चेंजेस। यानी 14 क्वेश्चन कर लिए, मैं बढ़ता हूँ 15 क्वेश्चन की और। तो हमने 14 क्वेश्चन कर लिए, मैं 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। 15 क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो रासायनिक परिवर्तन को फॉलो नहीं करता, यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा उदाहरण है जो रासायनिक परिवर्तन के लिए नहीं है? ऑप्शन ए है वायु में कोयले का जलना। ऑप्शन बी आपको मिलेगा गन्ने रस का किण्वन। तो मैंने आपको किण्वन कहाँ लिखा है? अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको आसानी से ये ऑप्शन कर पाओगे आप। ऑप्शन सी है समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा तार का जलना। 4 ऑप्शन आपके सामने है और ये आपको पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो केमिकल चेंजेस को फॉलो नहीं करता है, यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में अगर आपको जानकारी तो आप आसानी से कर पाओगे। पहले ऑप्शन की ओर बढ़ रहा हूँ, वायु में कोयले का जलना। वायु में अगर किसी भी चीज़ को जलाओगे तो जलना किस में आता है? रासायनिक परिवर्तन में।
और कार्बन यानी कोयला यानी कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बन जाएगा CO2, यानी ये रासायनिक परिवर्तन का है, लेकिन हमें पूछा गया नहीं है, यानी ये ऑप्शन कट हो गया आपके। दूसरा मैंने एक डायरेक्ट उदाहरण लिखा था किण्वन, यानी कार्बनिक और यीस्ट पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। और किण्वन की खोज की थी लुईस पाश्चर, याद रखना वैज्ञानिक है पाश्चर, लुईस याद रखना आगे, लुईस पाश्चर एक वैज्ञानिक थे, लुईस जिन्होंने अम्लसार का सिद्धांत भी दिया था। तो दूसरा ऑप्शन है गन्ने रस का किण्वन, ये एक रासायनिक परिवर्तन का है लेकिन पूछा गया नहीं है, तो यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। तीसरा ऑप्शन है समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, यानी हमने ये पढ़ा था क्रिस्टलन विधि, कहाँ पढ़ा था, क्रिस्टलन, ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ रासायनिक का नहीं है, मतलब भौतिक का कौन है, ये लो, ये आंसर हो जाएगा राइट। और तार का जलना, किसी भी तार जैसे मैग्नीशियम का तार है उसको आप प्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो यहाँ प्राप्त होगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कुछ ना कुछ जल रहा है, कुछ नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का। आगे बढ़ता हूँ 16वें क्वेश्चन की ओर। ये भी अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से। रासायनिक क्रिया नहीं होती है, आपके सामने 16वां क्वेश्चन ऐसा है कि रासायनिक क्रिया किस में नहीं होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रासायनिक क्रिया नहीं होती है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती है। ऑप्शन ए आपको मिलेगा खाने का नमक, खाने का नमक वायु के साथ क्रिया, वायु से क्रिया लिख दो आप, वायु से क्रिया, ऑप्शन ए मिलेगा। ऑप्शन बी आपको मिलेगा कोयले का वायु की उपस्थिति में जलना, यानी कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाना या जलना। तीसरा ऑप्शन है सोडियम को जल में डालना, सोडियम की जल के साथ क्रिया, सोडियम की जल के साथ क्रिया। और चौथा है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ये क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चनों में से काउंट होता है, क्योंकि इसमें चारों के चारों उदाहरण विथ एक क्वेश्चन बनेंगे, चारों के चारों ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है रासायनिक क्रिया नहीं होती है, ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें कुछ पदार्थ जुड़ के कुछ भी नया नहीं बना रहे, यानी कुछ नया पदार्थ नहीं मिल रहा है, यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आप समझ सकते हो। तो पहला ऑप्शन है खाने का नमक। आपके राजस्थान पुलिस और पटवार में पूछा गया क्वेश्चन, खाने का नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, साधारण नमक बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, साधारण नमक। अब साधारण नमक ये वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। और मैं बात करूं इसके pH की, हमें केवल मैराथन में क्वेश्चन नहीं करने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं। हमने 16 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन लगभग इससे 80 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और हम क्वेश्चन को भी साथ में ले रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या निकल रहा है। यानी हमारा टारगेट मैराथन में 100+ क्वेश्चन होने चाहिए और बहुत ही शानदार विथ एक्सप्लेनेशन होने चाहिए। यानी यहाँ सोडियम क्लोराइड है, उसका pH मान भी आपको 7 है, ये भी एक क्वेश्चन है। साधारण नमक और उदासीन है वैद्युत रूप से, और ये जली विलयन में Na+ और Cl- आयन देते हैं। तो यानी रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है। खाने का नमक वायु के साथ क्रिया करेगा क्या, आप वायु में नमक को खुला छोड़ दो और उसी के साथ वायु है तो किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होगी। यानी नमक को खुला छोड़ने पर भी नमक खराब नहीं होता है, इन वायु के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाएगा। दूसरा है कोयले का वायु की उपस्थिति में जलना, ये पूछ रहा है रासायनिक क्रिया नहीं होती है। सॉरी, यहाँ पे छोड़ो अभी इस ऑप्शन को, ये ऑप्शन है राइट, इसमें रासायनिक क्रिया हो ही नहीं रही है। खाने का नमक वायु के साथ उपस्थिति है नहीं, हमारे यहाँ पे ऑप्शन पहला ही राइट हो गया, लेकिन तीनों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करना भी जरूरी है। कोयले का वायु की उपस्थिति में, कोयला होता है कार्बन, कितनी बार बता दिया आपको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, CO2।
टू। और सोडियम की जल के साथ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। सोडियम धातु है और इसको मैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाऊं तो Na2O, सोडियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, सोडियम ऑक्साइड जो जल जाता है, आग लग जाती है अगर सोडियम के टुकड़े को पानी में डालोगे और पोटेशियम के टुकड़े को, यानी क्रियाशीलता अधिक होती है। और ये क्या बना देता है, ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह एक प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार। क्या है? प्रबल क्षार। तो इस प्रकार लोहे पर जंग लगना, अगला ऑप्शन है लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, यानी रासायनिक क्रिया होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती है, वो है ऑप्शन नंबर ए। मैं अगले क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 17वां क्वेश्चन भी एक अच्छे क्वेश्चन में से काउंट होगा, यानी मैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जिसके चारों के चारों ऑप्शन को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यानी अगर आपके 20 क्वेश्चन कवर होंगे तो 100 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे और 100 क्वेश्चन प्लस बहुत ही मायने रखता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। भौतिक परिवर्तन होता है। 17वां क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन होता है, यानी भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको एक पूछ लिया गया स्थायी, दूसरा दे दिया अस्थायी और तीसरा दे दिया उत्क्रमणीय और चौथा ऑप्शन दे दिया ए व सी। ए व सी। सोचने लायक क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन है, क्या होता है? भौतिक परिवर्तन रासायन विज्ञान में एक ऐसा परिवर्तन जहां मूल पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं, जो अस्थायी होता है, उत्क्रमणीय होता है, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन होता है अस्थायी। अब मैं बात करूं अस्थायी की कैसे, तो भौतिक परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे जल, जिसका सामान्य सूत्र भी पूछ लिया जाता है H2O, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 2:1, सॉरी अनुपात में होता है 2:1 होता है। और ये अब मैं बात करूं सॉरी भौतिक परिवर्तन की जो अस्थायी है, क्या है? अस्थायी, यानी जल है, जैसे उदाहरण ले रहा हूं, जल अपनी सॉलिड स्टेट में, किस अवस्था में है? सॉलिड स्टेट में। अगर इसको चेंज करोगे, गर्म करोगे तो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? लिक्विड में। और अधिक चेंज करोगे तो कौन सी अवस्था में चला जाएगा? गैसीय अवस्था में। यानी ये ठोस अवस्था में है तो अधिक समय तक ठोस अवस्था में नहीं रह सकता, और द्रव अवस्था में है तो अधिक समय तक द्रव में नहीं रह सकता, यानी इनकी स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व नहीं होता है। इसीलिए भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। और इसी के साथ मैं बात करूं, गैस से वापस प्राप्त कर सकते हैं लिक्विड, और लिक्विड से वापस प्राप्त कर सकते हैं ठोस, यानी इस चिन्ह को बोला जाता है साम्य या रिवर्सिबल, यानी उत्क्रमणीय। यानी ये अस्थायी भी होगा और उत्क्रमणीय भी होगा। यानी इनमें से जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वो अस्थायी है और उत्क्रमणीय, यानी बी व सी। यानी यहाँ आएगा बी और सी। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। इसी के साथ मैं 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। 18वां क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है और आने के चांसेस ज्यादा है 18वें क्वेश्चन के। आपको एक दे रखा है, एक अभिक्रिया दे रखी है H2O का H2O प्लस O2 में परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना इस मैराथन का, पूछने लायक क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है पहला आपको रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और इसी के साथ बी ऑप्शन है फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और सी ऑप्शन मिलेगा ए व बी, और डी ऑप्शन बोला जा रहा है नन। आपके सामने 18वां क्वेश्चन है कि जल है जो अपने अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, तो ये एक किस प्रकार का उदाहरण है? ये अच्छा क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि जल का, अगर जल है ना, जल का बर्फ में बदलना,
और बर्फ का वाष्प में बदलना ये कंडीशन होती है तो वो होता है फिजिकल, यानी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन हमने ये पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ टूटेगा तो वापस वहां नहीं जा सकते, यानी कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार के परमाणु जुड़कर एक नया बनाते हैं। यहाँ पे एक यौगिक है जो अपने अणुओं में टूट रहा है, यानी जल का, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, जल का H2 तथा O2 में टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आप जाओगे सीधा रासायनिक परिवर्तन पे। लेकिन भौतिक परिवर्तन का मुख्य उदाहरण है जल, जो तीनों अवस्थाओं में होता है। जल है जो तीनों अवस्थाओं में होता है, आपको लिक्विड में भी मिलेगा, सॉलिड में भी मिलेगा और गैस में भी मिलेगा। कौन है? जल। ये उदाहरण किसका है? भौतिक परिवर्तन का। लेकिन जल का H2 तथा O2 में टूटना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन, 19वें क्वेश्चन की ओर। तो हमने 18 क्वेश्चन कर लिए, मैं बढ़ता हूं 19वें क्वेश्चन की ओर। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया है, एग्जाम में रिपीट भी होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आप इस मैराथन का लाभ उठाइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। 19वां क्वेश्चन ये है, जब लोहे की वस्तु पर जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? और इंपॉर्टेंट लगाना एग्जाम की दृष्टि से। 19वां क्वेश्चन ये है, जब लोहे पर जंग लग जाती है, जब लोहे पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो ऑप्शन ए आपके सामने मिलेगा, भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी मिलेगा, भार में कमी, यानी भार घट जाता है, घट जाता है। ऑप्शन सी मिलेगा, उतना ही रहता है, उतना ही रहता है। ऑप्शन डी मिलेगा, NON, इनमें से कोई नहीं। तो जब लोहे की वस्तुओं पर जंग लगता है तो लोहे की वस्तु का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? उसका भार बढ़ जाता है। अब भार बढ़ जाता है और जंग का सूत्र Fe2O 3XH2O होता है। और लोहे की वस्तुओं पर जंग से बचाने के लिए एक परत चढ़ाई जाती है Zn की। क्या परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। और इस परत को जस्तीकृत कहते हैं। जिस क्रिया को क्या कहते हैं? प्राप्त होने वाले लोहे को जस्तीकृत लोहा कहते हैं। सॉरी, इस क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, इस क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। जो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। और लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने के कारण उसका भार बढ़ जाता है। और यह क्वेश्चन सुनना, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और भार बढ़ जाता है और सूत्र है Fe2O3.XH2O। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, 20वां क्वेश्चन। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन की। और 20वां क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो स्टेनलेस स्टील बोला जाता है, जिसे वो निर्माण होते समय किन मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। 20वां क्वेश्चन ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में काउंट कर लेना आप। जंगरोधी इस्पात, जंगरोधी इस्पात, इस्पात जिसे कहा जाता है स्टेनलेस स्टील, जंगरोधी इस्पात का निर्माण पहला ऑप्शन है आपके CuZn। दूसरा ऑप्शन आपके दे रहा है निकल क्रोमियम। तीसरा ऑप्शन दे रहा है निकल प्लस मैग्नीज। चौथा बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन 20वां ये है कि जंगरोधी जिसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, उनमें किन किन मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पहले ऑप्शन को आप काट सकते हो। पहला ऑप्शन है तांबा और जिंक। मैं बात करूं तांबे और जिंक की, सबसे प्रसिद्ध है पीतल। आपने सुना होगा पीतल, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, पिताजी।
पीतल, तांबा और जिंक मिश्र धातु से बना होता है। और इसका आंसर होगा निकल और क्रोमियम वाला, इसका ऑप्शन सही होगा। क्यों? निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु से बना जाता है, जंगरोधी। और यहाँ पे आपको अगर पूछ लिया जाए क्रोमियम का उपयोग इसके अंदर क्यों किया जाता है, क्रोमियम कार्य करता है जंग से बचाने का, जंग से बचाने का। अगर किसी भी मिश्र धातु में क्रोमियम है तो वहाँ वो उपयोग करेगा कि उसे जंग नहीं लगने देगा। अगर आपको इसी के साथ अगर कार्बन मिला दिया जाए, कार्बन कार्य करता है कठोरता का। किसका कार्य करता है? किसी भी मिश्र धातु में अगर कार्बन मिला दिया जाए तो वो नया जो भी बनेगा उसमें कार्बन क्या कार्य करेगा? कठोरता का। आपको पूछ भी लिया जाए तो। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 21वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है और एसएससी 2020 में पूछा गया, 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 21 ये है लोहे को जंग से बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया, क्वेश्चन उल्टा है ध्यान देना, कौन सी प्रक्रिया उपयोग में नहीं ली जाती, कौन सी प्रक्रिया है जो लोहे को जंग से बचाने के लिए उपयोग में नहीं ली जाती है? तो इसका मतलब हम इसमें से 3 ऑप्शन ऐसा मिलेंगे जो जंग से बचाने के लिए ना, हम तीनों ऑप्शन भी याद करने हैं, आगे काम आएंगे। तो ए ऑप्शन है ग्रीज लगाना, और बी ऑप्शन आपको मिल रहा है जस्ता यानी जस्ते की परत चढ़ाना, और सी ऑप्शन है पेंट करना, और डी ऑप्शन आपको मिलेगा अनीलन। तो इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो जिंक को उसके ऊपर जंग लगने से बचाने के लिए काम में ली जा सकती है। तो 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है ग्रीस लगा के, इससे भी आप जंग लगने से बचा सकते हो, जस्ते की परत चढ़ाकर भी बचा सकते हो, पेंट करके भी बचा सकते हो। ये ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन गलत होगा कि ये 3 है जो बचाने का कार्य करते हैं, और बचाने का कार्य कौन नहीं करता है? तो ये वाला 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और 22वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बताऊंगा कि ये संशय का क्वेश्चन रहा है एलडीसी हाईकोर्ट की वैकेंसी में। मोमबत्ती का जलना 22वां क्वेश्चन है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है जैविक परिवर्तन, दूसरा आपको मिला है यहाँ पे भौतिक परिवर्तन, तीसरा यहाँ मिला है रासायनिक परिवर्तन, चौथा है कि डी ऑप्शन है जो बी व सी। तो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ये क्वेश्चन कैसे हैंडल करना आपको एग्जाम में? अगर आ जाए मोमबत्ती का जलना केवल भौतिक परिवर्तन दे, उसके साथ रासायनिक परिवर्तन अलग है और भौतिक परिवर्तन अलग है, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो आपको करना है केवल रासायनिक परिवर्तन। जब दोनों साथ में है भौतिक और रासायनिक, तब आपको प्रायोरिटी देनी है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को। किसको? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। अगर साथ में आए, सिंगल आ रहा है तो रासायनिक और सिंगल आ रहा है तो भौतिक, लेकिन ये दोनों साथ में आए और दोनों ए व बी दोनों करवा रहे हैं, तो आपको रासायनिक और भौतिक दोनों पे जाना है। क्या जाना है? दोनों पे। और केवल रासायनिक आ रहा है, भौतिक कहीं नहीं आ रहा है, तो रासायनिक करना है। तो इस प्रकार हमने 22 क्वेश्चन कर लिए। मैं आगे बढ़ता हूँ 23वें क्वेश्चन की और अब हम पढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन हमने कर लिए है। मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन।
शानदार मैराथन क्लास है, लाभ लीजिएगा आप। 23वां क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है इनमें से जो कौन सा परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला आपके पास ऑप्शन है दूध से दही। बी ऑप्शन आपके सामने गिवन है एल्युमिनियम की पन्नी को काट कर पतले तार बनाना। तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे केला छीलना यानी केले को छीलना या छिलका उतारना उसके ऊपर से। और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा बीकर में जल का उबलना। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है और क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। बीकर में पानी का उबलना, तो मैंने बताया था पानी का उबलना और वापस पानी ठंडा हो सकता है और वापस उबल सकता है, यानी एक फिजिकल चेंजेस है। क्या है? फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन। और केले को छीलने से कुछ नया तो पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ, यानी केला हीरा या छिलका हीरा, कुछ नया नहीं मिला, यानी किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ही ये भी एक प्रकार से। और मैं बात करूं एल्यूमिनियम की पन्नी को काटकर पतले तार बनाना और उस पतले तार से वापस एल्यूमिनियम बन सकता है, आपको कुछ नया नहीं मिला, यानी ये भी एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन। किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। और दूध से दही बनना एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और ये एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैं बढ़ता हूं अगले 24वें क्वेश्चन की ओर। महामैराथन की दौड़ है ये। 23वां क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? 24वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला आपके सामने दे रखा है लोहे से चुंबक का बनना, लोहे का चुंबकीयकरण। और दूसरा आपके सामने ऑप्शन दे रखा है CO2 से सूखी बर्फ का बनना। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मक्खन का खट्टा होना। और चौथा ऑप्शन है प्लेटिनम तार का गर्म होना। प्लेटिनम तार का क्या होना? गर्म होना। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन की शर्तों को पालन करता है? लोहे से चुंबक बन जाएगा, लेकिन उस चुंबक को वापस पीट कर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? लोहा, यानी जहां थे वहां वापस आ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? भौतिक परिवर्तन। और सूखी बर्फ, ठोस CO2 और वापस सूखी बर्फ और सूखी बर्फ से ठोस CO2, ये भी एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और मैं बात करूं मक्खन का खट्टा होना, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। और बात करूं प्लेटिनम के तार का गर्म होना, ये तार गर्म होगा तो वापस क्या हो सकता है? ठंडा हो सकता है, यानी जहां थे वहां वापस आ सकते हैं। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन। मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, 25वें क्वेश्चन की। शानदार क्वेश्चन है ये, अम्ल सार से रिलेटेड है। 25वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक प्रकार से। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है?
उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, यानी उदासीनीकरण क्रिया है उसमें क्या बनता है। ऑप्शन ए आपको दे रहा है अम्ल यानी एसिड यानी अम्ल, ऑप्शन बी दे रहा है बेस यानी क्षार, ऑप्शन सी दे रहा है लवण यानी साल्ट, ऑप्शन डी दे रहा है साल्ट एंड वाटर, लवण व जल। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने है और पूछा गया है उदासीनीकरण क्रिया में क्या क्या बनता है। तो हम जानते हैं उदासीनीकरण क्रिया व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्शन करते हैं तो बनता है साल्ट प्लस वाटर यानी H2O। तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे, लवण व जल आपको नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। मैं बढ़ता हूं 26वें क्वेश्चन की ओर। तो 25 क्वेश्चन कर लिए, 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन अम्ल क्षार से रिलेटेड था, इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। 26वें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 26वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछा गया है नीले लिटमस पत्र को, 26वां क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, अम्ल होता है या क्षार होता है या लवण। ऑप्शन के अनुसार आपको राइट करना है। ऑप्शन ए है एसिड, सी साल्ट, नन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और पूछा गया है नीले लिटमस पेपर को लाल में कौन परिवर्तित करता है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, अनिल जो एसिड है जो नीले को कन्वर्ट करता है लाल यानी रेड में, नीले को लाल, एसिड है जो नीले को लाल, पूछा गया नीले को लाल, तो एसिड यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एसिड एक एसिडस से बना, किससे बना है, एसिडस से, जिसका अर्थ होता है स्वाद में क्या होता है, ये होते हैं स्वाद में खट्टे। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे। और जल्दी विलयन में कौन सा आयन देते हैं साथियों, H+ आयन, इसे ही कहा जाता है हाइड्रोजन आयन। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन आयन। जो जल्दी विलयन में अधिक मात्रा में कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल। मैं अगले क्वेश्चन 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। 27वां क्वेश्चन यह है, भस्मों का स्वाद होता है, का स्वाद होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए है स्वाद में खट्टे होते हैं, ऑप्शन बी आपके पास है खारा, ऑप्शन सी है मीठा, ऑप्शन डी है NON, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है बेस यानी क्षार। अब मैं बात करूं क्षार की, क्षार जो जल्दी विलयन में कौन सा आयन देते हैं, OH- आयन, इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल, इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन। और ये क्या कहलाता है, क्षार, जो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और इनका स्वाद होता है कड़वा या खारा बोला जाता है, जिसे एक एग्जाम में पूछा भी गया है, कड़वा। मैं बढ़ता हूं अगले 28वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अम्ल के लिए pH मान होता है। ये थोड़ा अच्छा है, अम्लों के लिए pH मान, लेकिन कथन के रूप में दे रखा है। 28वां क्वेश्चन, अम्ल के लिए pH मान होता है, अम्लों के लिए pH मान, ऑप्शन ए दे रखा है,
ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। तो हमने पीएच स्केल में ये पढ़ा था। पीएच स्केल की खोज वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में की थी। और पीएच स्केल में 7 इधर और ये होता है अम्ल और इधर होता है क्षार और इधर होता है शांत, यानी इधर होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। तो पीएच का मान 7 से कम क्या कहलाता है? अम्ल। और हमें पूछा गया है अम्ल के लिए पीएच मान 7 से कम। कौन? पीएच। पीएच 7 से कम, पीएच कम है किससे? 7 से, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। और 29वां क्वेश्चन यही बनाना है। क्षार के लिए पीएच मान होता है, क्षार के लिए पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन यही है आपके सामने, 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर और डी है इनमें से कोई नहीं। यानी क्षार के लिए 7 से अधिक कौन? पीएच। 7 से अधिक, 7 छोटा है, 7 से अधिक ये किसके लिए हो जाएगा? क्षार के लिए। और ये किसके लिए? अम्ल के लिए। और ये किसके लिए? लवण के लिए। किसके लिए? लवण के लिए। तो हमने 29 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं बढ़ता हूं आखिरी क्वेश्चन की ओर और वहां क्वेश्चन है हमारे ताप वाले टॉपिक से। महामैराथन का आखिरी क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। वह ताप, 30वां क्वेश्चन, वह ताप जिसका मान सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाने पर बराबर होता है। क्या होता है? फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पर क्या होता है? बराबर। ऑप्शन ए -39, ऑप्शन बी -40, ऑप्शन सी +40, ऑप्शन डी +39 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ताप वाला टॉपिक पढ़ा, उसमें पढ़ा था कि एक ऐसा ताप जहाँ पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होते हैं तो वहाँ होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन राइट होगा। अगर यहाँ आता -39.9 या 39.6 और 40 नहीं आता तो आप इसको कर सकते थे। यानी वहाँ ताप जहाँ पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं वहाँ होता है -39। तो आज की महामैराथन में हमने मोस्टली इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द।